अब से पहले आप निकलते होंगे इन रोडों से, शाम होते ही पुलिस वाले नाके लगा के खड़े हो जाते थे, आइए साहब 100 रुपये 500 रुपये उगाई होती थी। तो ऐसे धरना देने जाओ भरतपुर, 5,000 रुपये लेके 10 आदमी लेके, जिंदाबाद मुर्दाबाद, 5,000 फीस इनकी ज़्यादा नहीं है। और पहले जो विधायक है उन्होंने हमेशा कमीशन खोरी चालू करी सरपंचों से। बजट में ऐसे ऐसे सरपंच हैं जो कहते हैं साहब 2-2 साल तक पैसे पड़े। बीएसपी से चुनाव लड़े, लोगों ने बीएसपी को चुना, आपको चुना और आपने कांग्रेस को चुना, तो ये क्या वजह थी? एमएलए साहब क्या कहना चाहेंगे इस बार? और ये पूरा मेवात क्षेत्र, मेवात नगर की नहीं कर रहा, ये पूरा मेवात क्षेत्र को न जाने किसी साजिश के तहत या उसके तहत यहाँ ये जो लोग विरोधी हैं इनको कुछ ज़्यादा ना तो राजनीतिक समझ है ना कोई इनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है। अब एक महत्वपूर्ण सड़क है गुलपाड़ा से डीग, और डीग अब जिला बन गया है, जिससे लगभग आधे से ज़्यादा विधानसभा की कनेक्टिविटी होनी है। वो लगभग उसका कुछ हिस्सा बहुत ख़राब है। उसके बारे में आपकी क्या कुछ प्लानिंग लगाते हैं कि आपके पारिवारिक लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इन नेताओं की सोच जो है बड़ी छोटी है, क्योंकि इनका सोच ही वही है, क्योंकि ये तो खुद सोचते हैं ना मुझे मौका मिल जाए तो मैं यहाँ से भी लूट लूँ, यहाँ से भी लूट लूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधायक साहब तो अच्छे हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें कुछ खामियां हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज, और आज हमारी मौजूदगी है सीकरी में नगर क्षेत्र के वर्तमान विधायक वाजिब अली साहब के यहाँ पे। तो वाजिब अली साहब से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि अब तक का उनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा। तो सबसे पहले हम हमारे व्यूवर्स की तरफ से वाजिब अली साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पर। मुश्ताक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके P4 मेवात न्यूज़ के चैनल के सारे सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने इस खूबसूरत चैनल के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट किया। धन्यवाद। जी हुई थी। एक सवाल हम आपसे पहला ये पूछना चाहेंगे कि आप बीएसपी से चुनाव लड़े, लोगों ने बीएसपी को चुना, आपको चुना और आपने कांग्रेस को चुना, तो ये क्या वजह थी? एमएलए साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, लोगों ने हमें चुना, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव सिंबल पे हम चुनाव लड़े, और लोगों ने दोनों बड़ी पार्टियों को नकार के हमें मौका दिया। जब वो मौका मिला तो खाली पार्टी को नहीं, वो हमें पार्टी के साथ इसलिए मौका मिला कि हम क्षेत्र की जो दशा है उसे सुधार सकें, यहाँ ऐसे बदलाव कर सके जो जनता के लिए ज़रूरत है। हमारी पार्टी की 6 सीटें आई और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली, और हमारे समर्थन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एमएलए बनने के बाद हम पे बड़ी जिम्मेदारी थी और बड़ा बोझ था। जो आदमी ऐशोआराम की ज़िंदगी काटना चाहे तो उसको अपने पद लेके घूमता रहे, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नया करके दिखाएं। उसके लिए हमें सरकार के साथ की ज़रूरत पड़ी, और जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सरकार को कमज़ोर करने की स्थिति में लगी पड़ी हैं, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार को मजबूत करना ज़रूरी था, ताकि क्षेत्र की जनता ने जो 5 साल का मौका दिया है उसका सही लाभ जनता को मिले और ऐतिहासिक काम जनता के लिए हों, जो कि इन लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, 4.5 साल, और इस 4.5 सालों में हमने जनता के लिए करके दिखाए, और क्षेत्र की जनता के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने इस क्षेत्र की आवाज़ को पहली बार सुना। नहीं तो यहाँ से तो सभी पार्टियों से पहले एमएलए भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, पार्टियों ने लोग जीते भी हैं, पहले भी बीएसपी के सिंबल पर लोग जीते हैं, लेकिन इतने ऐतिहासिक काम पहले नहीं हो पाए जितने अब हुए। तो यही एक कारण था। एमएलए साहब, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने अब तक के कार्यकाल में नगर के लिए क्या महत्वपूर्ण ऐसे कार्य जो अभी तक नहीं हुए थे आपने करने के प्रयास किए या किए? तो आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य अभी तक नहीं हुए थे नगर के अंदर। देखिए, नगर के अंदर जो है, हमारे पूरे भरतपुर की अगर हम बात करें तो हमारा नगर सबसे पिछड़ा हुआ था हर चीज़ में। नगर हेडक्वार्टर पे सिर्फ 30 बेड का अस्पताल था, 2 या 3 डॉक्टर मुश्किल से रहते थे, चिकित्सा की बात करें तो हम, और 1 सीएससी सीकरी में थी। तो पूरी विधानसभा में सिर्फ 2 सीएससी और 33 बेड के 2 अस्पताल, और जो छोटे अस्पताल थे ना उनमें पोस्टिंगें थी ना कुछ था। आज हालत ये है कि नगर का जो 30 बेड का अस्पताल था, वो पहले ही बजट के बाद हमने उसको 50 बेड में क्रमोन्नत कराया। उसके बाद वहाँ ट्रॉमा सेंटर हमने अप्रूव कराया। उसके बाद नगर के अंदर उप जिला अस्पताल अप्रूव हुआ। उसके बाद जो है, हमारे इलाकों में आसपास के दृष्टि से जो हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो, उसके लिए डायना कबास में एक पीएससी खुलवाई गई, एक पीएससी राम सिंहपुर पालकी में खुली, एक पीएससी
गढ़ी मेवात में खुली, और जो गुलपाड़ा है, जो हमारी पीएससी थी, उसको सीएससी में क्रमोन्नत कराया। और जो ट्रॉमा सेंटर हमारा नगर में बनने वाला था, जब उप जिला अस्पताल वहाँ हो गया, क्योंकि उप जिला अस्पताल में तो सारी सुविधा वैसे ही आ जाती हैं, तो उस ट्रॉमा सेंटर को हम अब गुलपाड़ा बनवा रहे हैं। तो चारों तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ, हेल्थ अच्छी हुई। इसका नतीजा एक और ये निकला, आप नगर जाके देखिएगा, वहाँ का अटेंडेंस का रजिस्टर चेक करिएगा, करीब 65 से 70 आदमियों का स्टाफ वहाँ है। और पिछले 1 साल में 20,000 आईपीडी हुई है। आईपीडी का मतलब जो लोग वहाँ भर्ती हुए और जो लोग वहाँ उपचार मिला, 20,000। और ये वो लोग 20,000 लोग थे जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा पाते। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एक सरकारी कॉलेज था जो आखिरी टाइम पे वसुंधरा सरकार ने खोला, हम उनका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, लेकिन उसके लिए बजट स्वीकृत नहीं हुआ था। हम एमएलए बने, हमने अल्पसंख्यक विभाग से उसके लिए बजट स्वीकृत कराया, बिल्डिंग बन के तैयार है। अभी आप देखोगे वो होपफुली इसी महीने में उसका हैंडओवर हो जाएगा। सिर्फ एक कॉलेज, उसके बाद एक और कॉलेज जो है वो सीकरी में खुला, क्योंकि इतना बड़ा विधानसभा है, सीकरी दूसरा बड़ा कस्बा है पूरी विधानसभा का, एक और कॉलेज यहाँ खुला। उसके बाद एक और कॉलेज अब कृषि महाविद्यालय खुला हमारी नगर के लिए। उसके बाद इस बार एक कन्या महाविद्यालय खुला है। तो जहाँ एक कॉलेज जाते जाते चालू हुआ था, आज 4 सालों में 4 सरकारी कॉलेज हमारे नगर में हो गए, जिससे कि बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी, उन्हें अच्छे टीचर्स या अच्छा एक सुविधाएं जो यहाँ डेवलप हो रही हैं। तो विकास इसी तरह से कर पाएंगे। उसके बाद में करीब 24 से 25 स्कूल जो है वो क्रमोन्नत हुए, और वो क्रमोन्नत सभी क्षेत्रों में हुए, चाहे वो जनुथर की तरफ हो, चाहे वो पानहोरी में हो, चाहे रसिया में हो, चाहे ऐसे क्या कहते हैं इसको, आरसी में हो, चाहे वो ठेकड़ी में हो, चारों तरफ जो है स्कूल क्रमोन्नत हुए ताकि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल पाए। नए संकाय खुले, साइंस सिर्फ 2 स्कूल में साइंस थी पूरे नगर में, आज 4 स्कूल में साइंस हुई है। तो ये चीज़ें जो है, शिक्षा आगे बढ़ी है। रोड्स की हालत आप देख सकते हो, आप सीकरी से नगर जाते जाते पहले क्या हालत होती थी, आज आपके सामने रोड खूबसूरत है। इसके अलावा पूरी विधानसभा के अंदर जो है चारों तरफ रोड का जाल बिछ रहा है, रोड बन रहे हैं। जनुथर वाला रोड 10 साल से खराब था, नदबई वाला रोड 10 साल से खराब था, आज जो है वो रोड की हालत आप जाके देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है। हमारा अलवर से भरतपुर वाला रोड की हालत थी, अब टोल टैक्स लोग देते थे, रोते थे, आज उस रोड की हालत आप जाके देखिए। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर अच्छा काम हुआ है। और इसमें तो इस बार इस घोषणा में स्पेशल गारोली से लेके मुंडेरा तक, अक्सर लोग कहते हैं वहाँ हमारी वोट और हमारे समर्थक भी कम है, वहाँ रोड बना। नगला हरसुख 75 साल से रोड से नहीं जुड़ा हुआ, सबसे आखिर गांव है नैना पास्ता के पास, मैंने भी जाकर नहीं देखा अभी तक, चुनाव में कभी गया हूँगा, तो वहाँ रोड बना। तो कई बार लोग भेदभाव की आरोप लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है, पूरी विधानसभा में ऐतिहासिक चारों तरफ काम हुआ है हर क्षेत्र के अंदर। तो ये सारी वो है। इसके अलावा नगर के अंदर जो एडीजे कोर्ट थी, हमारी डी लगती थी, वो नगर के अंदर कोर्ट आई है। नगर के अंदर एक और मुंसिफ कोर्ट खुली है, एक कोर्ट सीकरी के अंदर खोली गई है ताकि लोगों को न्याय आराम से मिल सके। नगर के अंदर जो है गंदे पानी के निकासी की बहुत बड़ी समस्या, अगर आप देखोगे कस्बे में पानी भरा पड़ा है और मच्छर पैदा होने, लोग बच्चे बीमार होते हैं। अब गंदा पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि जो मेन कस्बे में पुराने जो नाले थे वो लोगों ने अतिक्रमण कर लिए। अब 40 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन वहाँ सेक्शन कराई है ताकि हमारा नगर कस्बा जो है वहाँ से जो सीवरेज का पानी है वो वहाँ से निकल जाए। इसके अलावा FSTP जो स्लज ट्रीटमेंट प्लांट होता है गंदे पानी को ठीक करने के लिए, उसके लिए भी अलग से ज़मीन नगर पालिका ने खरीद ली है, सरकार ने प्लांट स्वीकृत कराए, वो भी वहाँ बन रहा है। तो चारों तरफ जो है काम हुए हैं, नगर तहसीलें बनी है चारों तरफ, अब उपखंड खुले हैं, बिजली का सिर्फ एक अय्यन ऑफिस और 5 लाख की जनता। एक ट्रांसफर फूक जाता था तो रिश्वत देनी पड़ती थी, 10-15 दिन वेट करना पड़ता था, आज 2 ऑफिस हो गए। आज खंभों की शॉर्टेज होती थी, आज अब सीकरी से निकलोगे तो आपको पता चलेगा हजारों खंभे यहाँ रखे हुए हैं, किसानों के लिए कनेक्शन जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ यहाँ काम नहीं हुआ नगर विधानसभा के अंदर। जी, मैं बात करता हूँ ककड़ा ग्राम पंचायत की। वहाँ पे आपने रोड सेंक्शन कराए हैं और कार्य चल भी रहा है वहाँ पे, और स्कूल को भी आपने प्रमोट करवाया है वहाँ पे। और वहाँ मेरी लोगों से बात हो रही थी, सुबह शाम बैठते हैं तो बातें चलती हैं। उनका कहना था कि विधायक साहब ने काम तो हमारे लिए करवाए हैं, लेकिन स्कूल में स्टाफ नहीं है। उनका कहना था कि आप कभी विधायक साहब से मिलें तो इस सवाल को आप ज़रूर विधायक साहब से पूछना। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं इस बात को स्वीकारता हूँ
और मेरी विभागों से भी बहुत लड़ाई होती है। मैं सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ कि हमारी मेवात क्षेत्र के अंदर स्टाफ की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। इसका एक बहुत बड़ी कमी ये रही कि यहाँ बहुत कम लोग ट्रांसफ़र हो पाए करवाने जो चाहते हैं। यहाँ लोकल टीचर्स कम हैं और बाहर के लोग यहाँ आना नहीं चाहते। ये बड़ी समस्या रही। हमारी कोशिश है कि इस बार ट्रांसफ़र्स हुए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ पाएँ, पर फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं कमी रही। और ये पूरा मेवात क्षेत्र, मेवात नगर की नहीं कर रहा, ये पूरा मेवात क्षेत्र को न जाने किसी साजिश के तहत या उसके तहत यहाँ शिक्षा से टीचर्स का या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा है। इस बार हमने बजट में भी, मेवात विकास में भी कमरों के लिए हमने पैसे सैंक्शन कराए हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी शिक्षा की, उसमें कमी है। लेकिन कुछ कोरोना काल रहा और कुछ और परेशानी रही, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपकी पंचायत का जो हिंगोटा गांव है, उसका स्कूल क्रमोन्नत हुआ था, और भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वहाँ और भी स्टाफ लगे। हालांकि उन्होंने डेपुटेशन करके कुछ टेम्परेरी स्टाफ तो लगा दिया है, फिर भी स्टाफ की शॉर्टेज, टीचर की शॉर्टेज पूरे प्रदेश में है। अभी भी करीब 48,000 की भर्ती होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं जैसे और टीचर्स आएंगे तो जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएं, पूरी कोशिश करेंगे। आपके विरोधी कहते रहते हैं कि आपने क्षेत्रवाद किया है, सीकरी को चमकाया है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है विधायक साहब? देखिए, ये जो लोग विरोधी हैं, इनको कुछ ज़्यादा ना तो राजनीतिक समझ है, ना कोई इनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है। अब डीग जिला बना है तो क्या भरतपुर वालों को नाराज़ होना चाहिए? भाई, जब जिला बड़ा बनेगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो नए नए ऑफिस खुलने ज़रूरी हैं। पूरी विधानसभा का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा सीकरी है, करीब इसकी 25,000 की आबादी है। तो क्या ये तहसील नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ, और फिर जो सीकरी तहसील बनी है तो खाली सीकरी कस्बे के लिए नहीं है, जो 25 किलोमीटर दूर बास, बुर्जा, धनौता, ये ठेकड़ी, ये जो दूर दूर के जो गांव हैं, जो सीकरी क्रॉस करके दूर जाते थे, ये उन सब के लिए वहाँ उन सब के लिए ऑफिस यहाँ खुले हैं। इसके अलावा जालुकी में तहसील बनी है, उप तहसील बनी है, वहाँ थाना खुला है। खो के अंदर उप तहसील बनी है, और जनुथर में तहसील बनी है, वहाँ अस्पताल बड़ा करवाया हमने। उसके बाद जो है कि वहाँ थाना खुल गया। तो फिर ये कौन सा क्षेत्रवाद हो गया? चारों तरफ तो काम हो रहे हैं, लेकिन जो डिजर्व करता है उसी को तो मिलेगा ना। अब ये जिला जो है, हम सीकरी तो बना नहीं सकते क्योंकि डीग बड़ा कस्बा है। तो निश्चित तौर पे जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह की हैं। तो दूसरी बात, कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ। किसी ऑफिस को बंद करके कहीं और खुलवाते तो भेदभाव होता। अब जितने ज़्यादा अधिकारी बैठेंगे उतना अच्छा होगा। नगर में अब एक्शन ऑफिस खुला है बिजली का, अगर वो एक्शन ऑफिस नगर में ना खुले कहीं और खुलता तब तो कोई बात होती। तो जब एक और एक्शन ऑफिस सीकरी में खुला तो बिजली का एक्शन ऑफिस नगर में खुला है। एडीजे कोर्ट नगर में आया है, वो सीकरी में तो नहीं आया। तो निश्चित तौर पे जो कस्बा बड़ा तो होगा ना, वो जो पहले गांव है वो फिर उप तहसील बनेगी, वो बड़ा गांव बनेगा। तो विकास तो इसी तरह संभव है। तो जो जैसे कस्बे थे सबका विकास हुआ है। अब उन्हें आरोप लगाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि 20 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अगर आप लिस्ट बनाओगे इन ऑफिस की, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पूरी विधानसभा में 50-60 साल में जितने दफ्तर अधिकारी बैठे उसके बराबर, उससे ज़्यादा इन 4 सालों में बैठ गए। और वो अधिकारी किसका काम करेंगे? अब जो जालुकी में बैठा है, जो जनुथर में बैठा है, जो नगर में बैठा है, वो सीकरी में बैठा है, वो क्या किसी जाति के लिए काम करेगा या किसी गांव के लिए काम करेगा? सबके लिए काम है। पूटका का आदमी क्यों नगर जाएगा जब जालुकी में उसको तहसील मिल जाएगी? तो निश्चित तौर पे तो ये प्रशासनिक सिस्टम है। इसको जब तक हम ढांचे को सही नहीं करेंगे, आम जनता को न्याय टाइम पे मिले, वक्त पे मिले, तब जाके तो ये होगा ना। उसका फायदा ये है कि नगर के जो वर्कलोड था नगर के अधिकारियों पे, चाहे वो आईएन साहब पे, चाहे वो तहसीलदार साहब पे, चाहे वो एसडीएम साहब पे, चाहे वो जजेस पे, वो हाफ हो गया। अब वहाँ सुनवाई जल्दी हो जाती है, वहाँ के अधिकारी आराम सुन पाते हैं। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है जो वो बात कहते हैं। जी विधायक साहब, एक महत्वपूर्ण सड़क है गुलपाड़ा से डीग, और डीग अब जिला बन गया है, जिससे लगभग आधे से ज़्यादा विधानसभा की कनेक्टिविटी होनी है। वो लगभग उसका कुछ हिस्सा बहुत ख़राब है, उसके बारे में आपकी क्या कुछ प्लानिंग रही है? बिल्कुल, वो रोड सेक्शन हो चुका है और उसका टेंडर जो है इसी बजट में जो है वो सेक्शन हो चुका है। इसी बजट में बहुत जल्दी अब उसका टेंडरिंग प्रक्रिया में है, और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर रोड पर काम चल जाएगा। इसके अलावा हम आगे जाएंगे तो टोडा गाँव के अंदर जो है बहुत रास्ता सुकड़ा था। लोगों ने, हमने वहाँ के स्थानीय सरपंच ने, वहाँ के प्रशासन ने लोगों से समझाइश करी और लोगों ने वहाँ अतिक्रमण हटाया। आज वहाँ बड़ा रोड हो जाएगा, और हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि लेके गुलपाड़ा से पूरा डीग तक जो है ये रोड डबल हो जाए,
ताकि जिले की कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हो जाए और उन गाँवों को राहत मिलेगी। एक लास्ट सवाल एमएलए साहब, आपके विरोधी एक और आरोप आप पे लगाते हैं कि आपके पारिवारिक लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो इस विकास के जो इतने सारे काम है ना, ये लिस्ट बढ़िया इसको लेके जाना, करीब 100 ऐसी चीज़ें हैं, 100 घोषणाएं जो बजट में हुई हुई, खेल स्टेडियम, ये हर तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इनका कोई जवाब तो उनके पास में है नहीं, ठीक है। तो अब आरोप कैसे लगाएं? बड़ा आसान है किसी को कहना, पर अब मुझे कोई ये बात बताए, अब से पहले जो एमएलए अपने बजट बांटते थे, कोटा बांटते थे, आप मेरी बात तो सुने, आप सारे सरपंचों के पास जाइए, उनसे व्यक्तिगत पूछिए कि जब आपको पैसे मिलते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है क्या? जब मैं खुद पैसे देते वक्त इंसान से किसी से कोई वो फायदा नहीं चाहता, तो फिर भ्रष्टाचार किस बात का? मैं आपको बता दूं, 2 बीघा जमीन मैंने यहां दी है, करीब करोड़ रुपए की जमीन है, ताकि बच्चों का हॉस्टल बने। 2 बीघा जमीन आज का कौन नेता देता है अपनी जेब से? और फिर भ्रष्टाचार किस बात का? यहाँ क्या सिस्को अमेरिका की फैक्ट्री लग रही है? नहीं। और फिर कोई एक ऐसा आदमी मिले, आप मेरे सामने लेकर आइए, जिसने कोई 500 रुपये भी किसी को दिए हों। हम तो दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, मैं वहाँ के ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ कर यहाँ बैठा हूँ, तो आप क्या लगता है कि क्योंकि ये जो एमएलए, जो पुराने एमएलए है, ये जो लोग हैं ना, इनकी सोच सिर्फ 1000, 2000, 5000 की है। यही इनकी मानसिकता है, यही इन्होंने कमाया है, यही कमाते हैं, अभी भी ये काम करते हैं। ये कुछ लोग तो ऐसे हैं, धरना देने जाओ भरतपुर, 5000 रुपये लेके, 10 आदमी लेके, जिंदाबाद मुर्दाबाद, 5000 फीस इनकी ज़्यादा नहीं है। और पहले जो विधायक हैं उन्होंने हमेशा कमीशन खोरी चालू करी सरपंचों से। बजट में ऐसे ऐसे सरपंच हैं जो कहते हैं साहब 2-2 साल तक पैसे पड़े रहे हमारे, तो इनकी नीयत वही है। अच्छा, इनका दोष नहीं है, इनको लगता है ऐसा कैसा होता होगा, क्योंकि इन्होंने वही किया, इनकी सोच ही वही है। तो इनकी सोच यहाँ तक है, और हमारी सोच कहाँ तक है कि हमें इस इलाके को बहुत आगे ले जाना है। इतने बड़े एक्सप्रेस वे पे कहीं कट मंजूर नहीं हुआ, जो बांसबुरजा में कट मंजूर हुआ है। इससे क्या होगा? यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और वहाँ कौन रोजगार करेगा? वहाँ गरीब आदमी, एक आम परिवार के बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब से पहले आप निकलते होंगे इन रोडों से, शाम होते ही पुलिस वाले नाके लगा के खड़े हो जाते थे, आइए साहब 100 रुपये 500 रुपये उगाई होती थी। आज पूरी विधानसभा में कोई पुलिस वाला किसी को परेशान नहीं करता। अब थाने में, तहसील में कहीं जाइए, और कोई भ्रष्टाचार करता है तो मुझे बताएं आप। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा इलाका जो है हरीश रामचंद्र की औलाद है, कहीं कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कंट्रोल करने की, क्योंकि जिस व्यवस्था में हमें नगर विधानसभा मिली वहाँ यही परंपराएं थी, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम पूरी प्रयास कर रहे हैं ये करने की। और आज आप बाजारों में जाके देखिए, यहाँ लोगों का व्यापार बढ़ रहे हैं, या लोग बाहर से लोग काम करना आना चाहते हैं, या बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है। या सीकर रोड पे देखिए, नगर के अंदर देखिए जाके, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा माहौल है तभी तो। कई बार यहाँ अपराधियों ने कोशिश करी कि गलत काम करें, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। एक पेट्रोल पंप पे लूट हुई, कुछ लोग जो है वो हथियार दिखा के रंगदारी मांग रहे थे, पुलिस ने उनका इलाज किया। कहीं और छोटी मोटी वारदातें हुई तो पुलिस ने उनका इलाज किया। वो किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, मैं धर्म पे नहीं जाता, क्योंकि अपराधी कोई भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई जीरो टॉलरेंस पे काम किया। तो यहाँ का प्रशासन पूर्ण तरीके से इस कोशिश में है कि यहाँ भ्रष्टाचार भी रुके, अपराध भी रुके। लेकिन इन नेताओं की सोच जो है बड़ी छोटी है, क्योंकि इनका सोच ही वही है, क्योंकि ये तो खुद सोचते हैं ना, मुझे मौका मिल जाए तो मैं यहाँ से भी लूट लूँ, यहाँ से भी लूट लूँ। तो ये इनकी बेचारे की सोच ही ये है। और लोग चर्चाएं करते हैं, हर एक व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता, और बातें चलती रहती हैं हर प्रकार की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधायक साहब तो अच्छे हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें कुछ खामियां हैं, तो उनको आप किस प्रकार से समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? भाई देखिए, जब आप एक एमएलए बन जाते हो तो बड़ी जिम्मेदारियां आप पे आती हैं जी। ये घोषणाएं कराना या फिर इनको क्रियान्वित कराना इतना आसान काम नहीं होता, उनके पीछे फॉलोअप करना पड़ता है। तो हम बहुत वक्त देते हैं सरकारी संस्थानों में, चाहे वो मंत्री के पास जाना पड़े, चाहे वो सेक्रेटरीज के पास जाना पड़े, चाहे वो चीफ जो हमारे सचिव होते हैं उनके पास जाना पड़े। तो बहुत भागदौड़ होती है काम करने की। तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी मुलाकात में गैप हो जाता है। फिर भी जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं रात को 11 बजे तक लोगों से मिलता हूँ, और अक्सर लोग डायरेक्ट मुझसे मिलते भी हैं। मैं अपना फ़ोन अपने पास रखता हूँ, लोगों से फ़ोन पर भी बातें होती हैं। फिर भी कभी ऐसी कमी रह जाती है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई बात हो आप मुझे बताएं। हर आदमी तो मैं हो नहीं सकता, हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी समझ है, सुनने की, कहने की, करने की। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि जो संतुष्टि उन्हें मुझसे मिल पाती है किसी और व्यक्ति से नहीं मिल पाती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
हर एक चीज़ डायरेक्ट मुझ तक पहुंच जाए टाइम पे, ऐसा भी संभव नहीं हो पाता। तो जो हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं, उनको खूब निर्देशित किया हुआ है और पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर मान लो कहीं कोई अनदेखी है या कहीं कोई कमी रही है तो आप हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को ये राहत मिले। हम अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छे ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ सिर्फ इसीलिए हैं कि जनता की आवाज़ बन सके। वाजिब अली एमएलए बने, इसके लिए वाजिब अली को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस जनता को तो जरूरत है कि हमारा सही प्रतिनिधित्व हो। इस जनता को तो जरूरत है कि यहाँ अच्छी सुविधाएं पैदा हो, और उन्हीं के लिए हम यहाँ आज मौजूद हैं। फिर भी जनता के पास बॉल हमेशा दोबारा आती है, जनता निर्णय करेगी इन बातों का। और मैं तो खुद कहता हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ ज़्यादा ईमानदार मिले, कोई समझदार मिले, कोई यकीन हो तो उसको वोट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल मेरा नहीं है। मुझे तो ऊपर वाले ने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से नवाजा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक साहब, इतना कीमती वक्त हमारे चैनल को देने के लिए, हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। विधायक वाजिब अली साहब से हमने आपके सवाल जानने की कोशिश की, क्या कुछ उनका कहना था अपने कार्यकाल के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।